नमस्कार। एजुकेशन हब ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के बारे में जाना, छत्तीसगढ़ की स्थापना को देखा, छत्तीसगढ़ के स्वरूप को देखा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1861 से लेके 1947, उसके बाद सन 2000 तक छत्तीसगढ़ की स्थापना से लगे हुए राजनैतिक संगठनों के बारे में जाना, विधायी प्रयासों के बारे में जाना। और हमने पिछली कक्षा में छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के बारे में और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में हमने देखा। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन हो या फिर भारत का हो या विश्व का हो, प्राकृतिक विभाजन का सीधा सा अर्थ होता है वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की चट्टान, वहाँ के मिट्टी, वहाँ की फसल, वहाँ की जलवायु, इन सभी के बारे में एक साथ मिला के जब पढ़ा जाता है तो उसे प्राकृतिक विभाजन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अगर हम संभाग वाइज देखें तो सरगुजा संभाग को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि सरगुजा के 3 जिलों में फैला हुआ है, जो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, सरगुजा और सरगुजा से कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। उसके बाद हमने पाट प्रदेश को देखा। पाट प्रदेश में हमने देखा बलरामपुर, जसपुर और अंबिकापुर के थोड़े से हिस्से में पाट प्रदेश फैला हुआ है। यह सबसे छोटा प्राकृतिक विभाजन होता है, जो कि 4.45% भाग में वो घेरता है। इसके बाद आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भूभाग को पढ़ेंगे, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो कल हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के बारे में। छत्तीसगढ़ को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आज हमने देखा। हमने पिछली कक्षा में 2 भागों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक है जिसमें से पहला था जसपुर का पाट प्रदेश, फिर हमने देखा पूर्वी बघेलखंड का पठार। आज हम पढ़ेंगे महानदी बेसिन के बारे में। महानदी बेसिन जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक भू भाग है, जो कि छत्तीसगढ़ के 3 संभागों को घेरता है, जिसमें बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग शामिल है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का महानदी का बेसिन। महानदी का बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, हमारी बहने वाली सबसे लंबी नदी है महानदी। ठीक है, तो महानदी जिन संभागों से होकर गुजरती है, तो जितने क्षेत्र को कवर करती है उसे महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ जो है जो शिवनाथ नदी या फिर महानदी है, महानदी ये जो महानदी है, महानदी जो है दुर्ग संभाग, महानदी मतलब महानदी और उसकी सहायक नदियां, महानदी और उसकी सहायक नदियां जो कि शिवनाथ है, शिवनाथ और अन्य सहायक नदियां हैं, तो वो सभी जो कंप्लीट एरिया को घेरती है, कंप्लीट क्षेत्र को घेरती है, उसे महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये दुर्ग संभाग, फिर रायपुर संभाग, फिर आया हमारा बिलासपुर संभाग। तो इन तीनों संभाग का पूरा क्षेत्रफल महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऐसे में हम देखें तो छत्तीसगढ़ का 50 से 55% हिस्सा जो है महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन आता है। ठीक है, जो कि 50 से लेके 55% भाग को कवर करता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो क्षेत्रफल के आधार पे भी ये अत्यंत ही मतलब पहले रैंकिंग में आता है। ठीक है, तो हमने सीखा था कि कैसे हम किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को आसानी से याद कर सकते हैं। तो पॉइंट वाइज देखते हैं, पॉइंट वाइज क्या क्या है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं महानदी बेसिन के बारे में। महानदी बेसिन सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। पॉइंट वाइज देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ पे है। ये कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में या फिर छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में जो आकृति मिलती है या फिर जो प्राकृतिक प्रदेश मिलते हैं, वो महानदी बेसिन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के भाग में मध्य भाग में स्थित है। तो कितने संभाग में स्थित है,
तो छत्तीसगढ़ के 3 संभाग में स्थित है। कौन कौन से 3 संभाग? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, 3 संभागों में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को घेरता है। तो क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पे ये जो है अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये कितना प्रतिशत कवर करता है? 50 से लेके 55% हिस्सा को कवर करता है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। क्षेत्रफल के बाद आता है यहाँ का जो है चट्टान कैसा है। ठीक है, तो यहाँ का चट्टान कैसा है? चट्टान के जस्ट नीचे क्या होता है? चट्टान में ही क्या मिलता है? खनिज मिलता है। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्लास में देखा था कि चट्टान कौन कौन से चट्टान कहाँ कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि मध्य स्थल में कौन सा चट्टान है? कडप्पा चट्टान। कौन सा चट्टान? कडप्पा चट्टान। तो कडप्पा चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? कडप्पा चट्टान में चूना और डोलोमाइट पाया जाता है। चूना और जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, वो सब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में ही ज्यादातर स्थित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है? कडप्पा चट्टान, और कडप्पा चट्टान में ही क्या मिलता है? चूना और डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद खनिज के बाद देखते हैं चट्टान से ही क्या बनता है? हमारी मृदा बनती है। ठीक है, तो मृदा मध्य स्थल में कैसी मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा। कौन सी मृदा? मिट्टी लाल तो अगर कहीं पे लाल पीली मृदा पाई जाती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, तो जहां पे भी लाल पीली मृदा पाई जाएगी वहां पे फसल कौन सी फसल होगी? जैसी मिट्टी होगी वैसी वहां की फसल होगी। ठीक है, तो वहां पे कैसी फसल होती है? जहां पे भी लाल पीली मृदा पाई जाएगी उसकी प्रकृति कैसी होगी? थोड़ी सी अम्लीय होगी। ठीक है, तो अम्लीय मृदा जो होता है धान के फसल के लिए अत्यंत ही लाभकारी होता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? इस क्षेत्रों में धान की अधिकता पाई जाती है। इसीलिए महानदी बेसिन को या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। आप सभी जानते होंगे कि जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है? धान अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन सभी संभागों में सिर्फ लाल पीली मृदा पाई जाती है। कुछ कवर्धा, राजनांदगांव क्षेत्रों में काली मृदा भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अधिकांश रूप से लाल पीली मृदा पाई जाती है और कम मात्रा में काली मृदा भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया फसल, उसके बाद देखेंगे ढलान। ठीक है, ढलान मतलब ये किस तरह झुका हुआ है। ठीक है, तो ये पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। अगर इसकी आकृति देखें तो छत्तीसगढ़ का जो ढलान है मैदान का वो पूर्वी दिशा में, इसलिए जो भी नदियां निकलती हैं, उद्गम होती है, वो कौन सी दिशा में विसर्जित होती है? बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। इसका एग्जाम्पल है महानदी, शिवनाथ और उसकी अन्य सहायक नदियां। ठीक है, इतना हमने देखा। इसके बाद देखेंगे ये जो है जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जो है भूभाग या फिर प्राकृतिक प्रदेश है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। सारे उद्योग, कारखाने और जो फसल है वो सब इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो इतना हम सभी ने देखा। तो ये हमारा कौन सा भाग था? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का हमने ऊपर ऊपर का भाग देख लिया, इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में जान लिया कि वहाँ का चट्टान कैसा है, फसल कौन सी होती है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि महानदी बेसिन को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? महानदी बेसिन को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सरलता से पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बेसिन को, हम छत्तीसगढ़ के बेसिन को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र और दूसरा होता है सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, मैदानी क्षेत्र मतलब मैदान कहाँ पे होंगे? जहाँ पे जो है नदी का किनारा। ठीक है, या फिर नदी का बेसिन क्षेत्र छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। तो हम जानते हैं दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में 3 मुख्य रूप से 2 नदियां बहती है, जिसे शिवनाथ नदी और महानदी। ठीक है, तो शिवनाथ नदी जहाँ पे मिलती है, ठीक है, इसको हम समझते हैं ऐसे, ये है शिवनाथ नदी और ये नीचे से सिहावा से निकल के आ रही है। कौन सी नदी? महानदी। ये कहाँ से निकलती है? सिहावा
धमतरी से, ठीक है। सिहावा धमतरी से कौन सी नदी निकलती है? महानदी, ठीक है। ये महानदी की ही सहायक नदी है, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। इसको समझे, इससे क्वेश्चन आता है, शिवनाथ नदी, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? ये दोनों शिवरी नारायण में संगम का निर्माण करते हैं और शिवरी नारायण में इन दोनों का मिलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, ये यहाँ पे अगर हम समझे तो ये देखिएगा, ठीक है। क्या होता है, ये शिवनाथ और महानदी दोआब का क्षेत्र, ठीक है। दोआब का मतलब ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिवनाथ महानदी दोआब। क्या बोलते हैं? जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं और तो मिलने के कारण उन दोनों का जो क्षेत्र, जितना क्षेत्र वो कवर करते हैं, उसके शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। ये इसका विस्तार कहाँ तक है? देखिए, यहाँ पे है दुर्ग जिला, कौन सा जिला? दुर्ग जिला। और यहाँ पे कौन सा बीच में होता है? रायपुर जिला, ठीक है। इसलिए महानदी दोआब, शिवनाथ और महानदी दोआब क्षेत्र कहाँ का विस्तार कहाँ है? दुर्ग और रायपुर क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शिवनाथ पार का मैदान। शिवनाथ पार का मैदान मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। शिवनाथ नदी के ऊपर वाले हिस्से को शिवनाथ नदी का पार क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ का मिलेगा? देखते हैं। शिवनाथ नदी के दुर्ग के ऊपर में कौन सा जिला है? बेमेतरा। कौन सा जिला है? बेमेतरा जिला, ठीक है। बेमेतरा जिला। और इस साइड कौन सा जिला पड़ता है? राजनांदगांव जिला, ठीक है। तो इसीलिए इसका पार का मैदान का विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार है हमारा राजनांदगांव और बेमेतरा जिला में, ठीक है। उसके बाद इतना समझ में आ गया शिवनाथ नदी के मध्य का, शिवनाथ नदी के और महानदी के दोआब का क्षेत्र। उसके बाद हमने देखा शिवनाथ नदी के पार का मैदान। उसके बाद एक क्षेत्र आता है जिसे हम लोग यहाँ पे अलग से पेज में हम जो है समझ सकते हैं। हमने देखा महानदी महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। ये जो महानदी बेसिन है इसको हमने दो भाग में बांटा। एक है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र मतलब नदियों का प्रवाहित होने वाला क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। और एक हम देखेंगे सीमांत उच्च भूमि। क्या देखेंगे? सीमांत उच्च भूमि। तो जो महानदी का मैदानी क्षेत्र है इसमें हम नदी को पकड़ते हैं। कौन कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ, महानदी दोआब क्षेत्र। दूसरा है कौन सा? शिवनाथ नदी के पार का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, ठीक है, मैदान क्षेत्र, जिसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार है बेमेतरा और राजनांदगांव में। तो समझ में आया। और हमने क्या देखा? महानदी का दोआब क्षेत्र मतलब इन दोनों का मिलन जिस क्षेत्र में होता है। तो कौन कौन से दो जिले हैं? दुर्ग जिला और रायपुर जिला। इतना तक आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि मतलब ये अगर मैदानी क्षेत्र है तो इसके जो सीमा में, जैसे कि ये इसकी सीमाओं में थोड़ा उठा हुआ जो भूभाग है। उठा हुआ भूभाग क्यों है? नदी जब निकलती है, बहती है, तो बीच में स्थलाकृति जो है अप एंड डाउन या फिर उच्च और समतल के रूप में विकसित होती है, जिसे सीमांत उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है मैदान का क्षेत्र है। तो मैदान के क्षेत्र में जो सीमाओं में थोड़ी उच्च भूमि है उसे ही क्या बोला जाता है? सीमांत उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सीमांत उच्च भूमि में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पठार के बारे में। किसके बारे में? पठार के बारे में, ठीक है। जैसे कि लोमड़ी,
लोरमी का पठार हो गया है ना, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर ये देखें तो यहाँ पे है कवर्धा, या फिर जिसे कबीरधाम के नाम से जानते हैं, कवर्धा जिला। कवर्धा जिले में कौन सा पर्वत है? मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? बदरगढ़। कौन सी? बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मैदानी क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो सबसे ऊंचा चोटी बदरगढ़ है। बदरगढ़ कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा जिले में। कौन सी पर्वत श्रेणी में? तो मैकल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो हम सीमांत उच्च भूमि को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में देखा, इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है? कडप्पा चट्टान पाई जाती है। ठीक है, इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो इसमें कडप्पा चट्टान पाई जाती है। ठीक है, कौन सा खनिज पाया जाएगा? चूना। इसकी आकृति कैसी है? पंखाकार की आकृति है। ठीक है, हमने देखा इसका विस्तार कहाँ। अब हम देखेंगे सीमांत उच्च भूमि में पठार। क्या देखेंगे? सीमांत उच्च भूमि में पठार। ठीक है, तो पठार के बारे में देखेंगे तो पठार में सबसे पहला पठार आता है लोरमी पेंड्रा का पठार। कौन सा पठार? लोरमी, जो कि कहाँ है? बिलासपुर मुंगेली के क्षेत्र में लोरमी पेंड्रा का पठार। ठीक है, पहला क्या है? लोरमी पेंड्रा का पठार। ठीक है, लोरमी पेंड्रा के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो कोरबा, बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही में इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पलमा चोटी। कौन सी चोटी? पलमा चोटी। ठीक है, पूछा जाता है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पलमा चोटी, या फिर पलमागढ़ की चोटी। पलमा चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, उसके बाद देखते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये बहुत बार पूछा गया है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसके नाम में ही दिखा है छुरी, फिर आता है उदयपुर पुर की पहाड़ी। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। छुरी कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, फिर बीच में पड़ेगा रायगढ़ क्षेत्र, फिर उसके बाद आता है उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है? सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है, तो इन तीनों जिलों में कौन सी पर्वत जो है, पर्वत या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, वो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, ये ऐसे एक पहाड़ी है जो 3 जिलों को कवर करती है। ये है कोरबा क्षेत्र। इसके विस्तार को कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर आता है रायगढ़ क्षेत्र, फिर आता है सरगुजा क्षेत्र। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसी में से जो है रिहंद नदी, जिसको सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, रिहंद नदी का उद्गम इसी पर्वत क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी के बारे में बताया था। मैकल श्रेणी जो है हमारा, जैसे कि हम देखें, ये है छत्तीसगढ़ का मैप, जिसमें हम ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा वाला क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है मैकल श्रेणी पाई जाती है। इसमें कौन सी श्रेणी पाई जाती है? मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी जो कि किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। किसका भाग है पूछा जाएगा तो सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी के नाम से जिसको जाना जाता है। तो इस मैकल श्रेणी में एक चोटी है जिसको बदरगढ़ की चोटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बदरगढ़ की चोटी। इसका हाइट देखेंगे तो 1172 मीटर है। कितना है? 1172 या 1173 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो हमने देखा क्या इसकी ऊंची चोटी है, बदरगढ़ मैकल श्रेणी में स्थित है। ये सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो राजनांदगांव से सीमावर्ती क्षेत्र गौरेला पेंड्रा मरवाही तक इस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, जिसमें हम लोग अमरकंटक, एक जो तीर्थ स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्यता का केंद्र है अमरकंटक, वो भी इसी पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी ऊंची चोटी बदरगढ़ है। कौन सी ऊंची चोटी है इसकी? बदरगढ़ इसकी ऊंची चोटी है। ठीक है, हमने देखा बदरगढ़ इसकी ऊंची चोटी है। कौन कौन से में है? पेंड्रा तक इसका विस्तार है। ठीक है, 1176 के आसपास ये जो है कवर्धा जिले में स्थित है। ये कौन सी दिशा में, इसका ढलान कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी जिला में है? पश्चिम दिशा की ओर इसका ढलान है। इसीलिए नर्मदा नदी की सहायक नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये किसका भाग है? हमने जैसा कि पिछले उसमें देख लिया स्लाइड में, सतपुरा पर्वत का ही भाग है। ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी के कारण ही कवर्धा क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कम से कम मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को वृष्टि छाया कहते हैं। जैसे कि ये एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी के कारण ये वाला क्षेत्र जो होता है छाया, इसका छाया पड़ता है। ठीक है, तो इस छाया में ही, इस छाया के कारण ही क्या होती है? यहाँ पे वर्षा कम होती है। क्या होती है? वर्षा कम होती है। वृष्टि मतलब क्या होता है? वर्षा। वृष्टि मतलब क्या होता है? वर्षा होता है। और वृष्टि छाया प्रदेश मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा जिला है जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा जिला है हमारा कवर्धा जिला, जिसको वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसमें अत्यधिक मात्रा में साल की वृक्ष पाई जाती है। कौन सी वृक्ष पाई जाती है? साल की वृक्ष पाई जाती है। ठीक है, इसी में ब्रिजवानी घाटी है। ठीक है, ब्रिजवानी घाटी जो होता है चिल्फी घाटी से क्रॉस, चिल्फी घाटी में एक ब्रिजवानी घाटी है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखते हैं मैदान क्षेत्र। मैदान क्षेत्र में हमने क्या देखा? बिलासपुर और रायगढ़ का पहाड़, बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान क्षेत्र। ठीक है, बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान क्षेत्र में हमने देखा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये जो है बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान है। क्या है? बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान क्षेत्र। ठीक है, तो बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान क्षेत्र में बीच में कौन सा जिला आ जाएगा? बीच में थोड़ा सा कोरबा और थोड़ा सा, और संपूर्ण रूप से जांजगीर चांपा कवर करता है। ठीक है, तो अगर पूछे बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो जांजगीर चांपा, थोड़ा सा कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, इसी में बीच में एक तो पहाड़ दिखता है अगर देखेंगे तो। ठीक है, इसमें एक पहाड़ है जिसका नाम है दलहा पहाड़। क्या नाम है? दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ में नाग पंचमी के दिन मेला लगता है। कब लगता है? नाग पंचमी के दिन मेला लगता है दलहा पहाड़ में। ठीक है, तो ये दलहा पहाड़ जो है मध्य भाग का या मैदानी क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे है धमतरी। धमतरी में कौन सा पहाड़ है? धमतरी में है सिहावा पर्वत। क्या है? सिहावा पर्वत। ठीक है, तो ये सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत से ही क्या निकलती है? महानदी जो है सिहावा नदी से, सिहावा पर्वत से ही निकलती है। ठीक है, यहाँ पे सप्तऋषि आश्रम है। ठीक है, और कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। कर्णेश्वर महादेव की मंदिर की स्थापना कर्णेश्वर देव द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है छाता पहाड़। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा बलौदा बाजार क्षेत्र। ठीक है, बलौदा बाजार क्षेत्र में ही क्या है? छाता पहाड़। क्या है? छाता पहाड़। ठीक है, छाता पहाड़ जो है सतनाम उसमें से जुड़ा है। ठीक है, छाता पहाड़ जो है बलौदा बाजार में स्थित है। ये यहाँ पे गुरु घासीदास जी ने तपस्या की थी। ठीक है, और उन्हें सनातन का उसका ज्ञान हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है सीमांत उच्च भूमि में ही देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये है बालोद क्षेत्र। बालोद क्षेत्र में क्या, कौन सी पहाड़ी? डोंडी लोहारा की पहाड़ी। डोंडी लोहारा क्षेत्र में ही एक सीमांत उच्च भूमि है, डोंडी लोहारा क्षेत्र। डोंडी लोहारा क्षेत्र, फिर यहाँ पे देखेंगे तो दल्ली राजरा क्षेत्र है। दल्ली राजरा जो है लोहा के लिए जाना जाता है। पहले इसमें भिलाई नगर नार स्टील प्लांट को लोहे की सप्लाई जो है दल्ली राजरा से की जाती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सोनबेरा की पहाड़ी। ठीक है, सोनबेरा की पहाड़ी जो है ये इधर है, गरियाबंद क्षेत्र के आसपास जो है सोनबेरा की पहाड़ी देखने को मिलती है। सोनबेरा की पहाड़ी मुख्य रूप से उड़ीसा क्षेत्र में है। ठीक है, इसका थोड़ा सा विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में से कुछ कुछ नदियों का क्या है, जैसे कि इसमें से एक नदी है जोक नदी। जोक नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सोनबेरा की पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है,
तो हमने क्या देखा अभी, हमने छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में पढ़ा। मैदान जो है प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे 50 से 55% हिस्से को घेरता है। इसकी चट्टान देखा, इसमें कडप्पा चट्टान पाई जाती है। मृदा देखा, कडप्पा कडप्पा चट्टान के अंदर हमने लाल पीली मृदा देखा। इसमें खनिज देखा, चूना और डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो है भूभाग प्राकृतिक प्रदेश है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ की ऊंची चोटी जो है मैकल पर्वत श्रेणी कवर्धा में स्थित है, बदरगढ़ जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर हमने देखा लोरमी का पठार, हमने छुरी मातीरंगा की पहाड़ी देखी, ठीक है। पलमागढ़ की चोटी देखी। उसके बाद हमने देखा कि इसमें वृष्टि छाया प्रदेश होता है जो कि कवर्धा वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कौन सा भूभाग, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। इसके बाद चौथा और आखिरी प्राकृतिक विभाजन है दंडकारण्य का पठार, जो कि क्षेत्रफल के आधार से दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन है, ठीक है। तो पहला कौन सा सबसे बड़ा है, अगर क्रम से जमाने के लिए दिया जाए, क्या दिया जाए कि क्रम से जमाइए, प्राकृतिक भूभाग क्रम से जमाइए बोलेगा तो सबसे पहला भाग है मैदान। उसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है, दंडकारण्य का पठार, लगभग 30% भाग को घेरता है। उसके बाद आता है बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी बघेलखंड बोलते हैं। उसके बाद सबसे छोटा और चौथा है पाठ प्रदेश, ठीक है। कौन सा, पाठ प्रदेश। तो क्रम से जमाने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राकृतिक रूप से क्षेत्रफल जितना घेरता है उसके आधार पे घटते क्रम पे जमाइए। तो सबसे बड़ा है मैदानी क्षेत्र, सबसे छोटा है पाठ प्रदेश, ठीक है। तो हम अभी पढ़ते हैं कौन सा दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन, दंडकारण्य का पठार। क्या पढ़ेंगे, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार बस्तर क्षेत्र, बस्तर संभाग को घेरता है, ठीक है। बस्तर संभाग में एक बार मैप से देख लेते हैं। ठीक है, ये है दंडकारण्य का पठार। ये वाला भाग कौन सा भाग, बस्तर संभाग को कौन से भूभाग के नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है हमारा चौथा प्राकृतिक प्रदेश दंडकारण्य, जो कि क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा बड़ा जो है प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दंडकारण्य का विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में है, तो ये छत्तीसगढ़ के साउथ में, मतलब छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। इसमें कौन सा चट्टान पाया जाता है, हमने पॉइंट टू पॉइंट देखा था। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी स्थिति। स्थिति क्या है इसकी, कहाँ स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। कौन से संभाग में स्थित है, तो कौन से संभाग में स्थित है ये, संभाग बताइए, बस्तर। कौन सा संभाग, दक्षिण में कौन सा संभाग है, बस्तर संभाग, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत घेरता है, क्षेत्रफल के आधार पे, ये क्षेत्रफल के आधार पे 29.5% भाग को घेरता है, लगभग 30% हिस्सा को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में हमने चट्टान वाले हिस्से में देखा था, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में पाया जाता है धारवाड़ चट्टान। कौन सा चट्टान, धारवाड़ चट्टान, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, ठीक है। अब धारवाड़ चट्टान में कौन सी खनिज पाई जाएगी, अगर आपने चट्टान वाला क्लास पढ़ा होगा तो खनिज के बारे में उसमें थोड़ा सा बताया था मैंने। धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है लोहा और टीन। क्या पाया जाता है, लोहा और टीन, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग मृदा देख लेते हैं। तो कैसी मृदा पाई जाएगी यहाँ पे, लाल दोमट मृदा, लाल बलवी मृदा। मृदा कैसे, लाल पीली और बलवी मृदा, लाल बलवी मृदा, ठीक है। बलवी मृदा मतलब लाल पीली में ही इसमें क्या होती है, बालू की मात्रा होती है, ठीक है। इसलिए इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी, कम होगी। ऐसी मृदा जिसमें बालू की अधिकता होती है उसमें जल धारण क्षमता उसकी कम होती है। तो जल धारण क्षमता कम होगी तो उसमें कैसे फसल उगाए जाएंगे, जल्दी से जल्दी पकने वाले और कम पानी की आवश्यकता वाले फसलों को उगाया जाता है। तो इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कैसे अनाज, कैसे फसल, मोटा अनाज उगाया जाता है, ठीक है। जो मिलेट्स है ना, मिलेट्स के बारे में जानते होंगे, है ना, कोदो, कुटकी, मक्का, इन सभी को
बस्तर क्षेत्र में उगाया जाता है कोदो। ठीक है, तो देखेंगे फसल में क्या होता है, मोटा अनाज उगाया जाता है जिसमें कोदो, कुटकी और मक्का मुख्य रूप से शामिल है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है, और देखें तो यहाँ पे इतना देख लिया हमने। अब यहाँ पे वन देखेंगे, वन वन मतलब यहाँ पे सघन मात्रा में वन पाया जाता है। कैसा वन पाया जाता है, सघन वन पाया जाता है। ठीक है, और जो ये सघन वन है इसमें साल वृक्ष की सरई, जिसको क्या बोलते हैं, सरई, साल, साल और सागौन, सागौन, उत्तम किस्म के इसमें साल और सागौन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, केशकाल घाटी में मुख्य रूप से इसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। इसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, 42 जो जनजातियां हैं। ठीक है, जो 42 जनजातियां हैं, उन जनजातियों की अधिकतम मात्रा जो है प्रतिशत के आधार पे कहाँ निवास करती है, बस्तर संभाग में आदिवासी जनजाति सबसे ज्यादा मात्रा में निवास करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे नदी कौन सी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है, इस नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पे बहती है इंद्रावती नदी। क्या बहती है, इंद्रावती नदी। ठीक है, तो कौन सी नदी यहाँ पे बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। यहाँ पे जलप्रपात कौन से पाए जाते हैं, जलप्रपात तो सबको पता होगा। जलप्रपात यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही ऊंचे जो है जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जिसमें चित्रकूट जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात जिसे चित्रकूट भी कहा जाता है। ठीक है, चित्रधारा जलप्रपात, सप्तधारा जलप्रपात या सात धारा जलप्रपात, ये मुख्य रूप से जलप्रपात जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात जिसे सबसे ऊंची जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो इतना हम सबको समझ में आ गया। तो हमने आज, हाँ, और यहाँ पे एक बैलाडीला की पहाड़ी है। ठीक है, दंतेवाड़ा के आसपास क्या है, बैलाडीला नाम की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, बैलाडीला नाम की पहाड़ी है, जिसमें उत्तम किस्म के क्या पाए जाते हैं, लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उत्तम किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं बैलाडीला में, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। एनएमडीसी इसका उत्खनन कर रही है। ठीक है, इसी की एक ऐसी संरचना है जिसे क्या बोलते हैं, डीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीला। ये जो डीला है इसे बैलाडीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज, बैलाडीला पर्वत में स्थित है नंदीराज। क्या है, नंदीराज। ठीक है, नंदीराज की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 12-10 मीटर। कितनी है, 12-10 मीटर। तो हमने देखा सबसे ऊंची चोटी कहाँ थी, सामरी पाट प्रदेश में थी, जिसे गौरलाटा कहा जाता है 12-25 मीटर के साथ। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जो कि दंतेवाड़ा में बैलाडीला पर्वत में स्थित है। ठीक है, हमने देख लिया। अब इसमें नदी कौन सी बहती है, तो नदी बहती है इंद्रावती नदी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये अन्य पहाड़ियों के बारे में भी जो यहाँ पे स्थित है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं, ये है कांकेर क्षेत्र। कांकेर क्षेत्र और नारायणपुर के क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कांकेर और नारायणपुर के क्षेत्र में ये वाले हिस्से में पाया जाता है राव घाट की पहाड़ी। क्या पाई जाती है, राव घाट की पहाड़ी। ये भी लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। एक मिनट दिख नहीं रहा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये है राव घाट की पहाड़ी। क्या है ये, राव घाट की पहाड़ी। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार कांकेर नारायणपुर क्षेत्र में, कांकेर नारायणपुर क्षेत्र में है। दल्ली राजरा क्षेत्र से पहले भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह भेजे जाते हैं। अब वहां पे इसकी मात्रा कम हो गई है, समापन की ओर है, तो एक नया क्षेत्र खोजे हैं राव घाट की पहाड़ी, जो लौह अयस्क का भंडार क्षेत्र है। यहीं से क्या बोलते हैं, क्या जाता है, लोहा जो है वो भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए जाता है। इसीलिए यहाँ पे रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। ठीक है, तो राव घाट के बारे में जाने। राव घाट के बाद हम लोग देखते हैं बैलाडीला की पहाड़ी। हमने देख लिया बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ स्थित है, दंतेवाड़ा में स्थित है बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, यहीं पे कोंडा गांव
और बस्तर के बीच में एक घाटी है जिसे क्या कहा जाता है, केशकाल की घाटी या फिर फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। केशकाल घाटी में टोटल कितने मोड़ हैं, 12 मोड़ है केशकाल घाटी में। ठीक है, ये केशकाल घाटी को ही क्रॉस करोगे तो ये पूछा जाता है कि केशकाल घाटी, ये है हमारा रावघाट की पहाड़ी, ठीक है, आरिक डोंगर की पहाड़ी, अबूझमाल की पहाड़ी नारायणपुर में स्थित है, ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में स्थित है। उसके बाद पूछा जाता है कि केशकाल घाटी जो है कौन सी दिशा में स्थित है, ठीक है, दंडकारण्य पठार के क्षेत्र में केशकाल की घाटी कौन सी दिशा में स्थित है, तो कौन सी दिशा में स्थित है, ये दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी दिशा में जो है केशकाल घाटी स्थित है, तो स्थित दक्षिण पूर्व दिशा में। कहाँ पे, दक्षिण पूर्व दिशा में कोंडागांव में स्थित है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं पे विंता घाटी है, विंता घाटी भी कहाँ पे स्थित है, कोंडागांव केशकाल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ कहाँ है, कांकेर में स्थित है। आरी डोंगर कांकेर में स्थित है। अलबक्का की पहाड़ी बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बीजापुर में स्थित है, ठीक है। तो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज हम यहाँ पे प्राकृतिक विभाजन का समापन कर रहे हैं। हमने कल और आज की क्लास में प्राकृतिक विभाजन को पूर्ण किया, कुल 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक जो सबसे पहला था पाट प्रदेश था, सबसे छोटा प्राकृतिक विभाजन था। उसके बाद हमने बघेलखंड के पठार को देखा, उसके बाद मैदान के बारे में पढ़ा, फिर अंतिम रूप से दंडकारण्य के पठार के बारे में जाना। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।